अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा, नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है। और ये बेटा इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं जिनको हम स्केलर और प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के नेम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा आपने डेफिनेशन याद रखनी है, वो आपने बुक से ही करनी है। हमारे पास एक वेक्टर को जब दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये होती है कि जब वेक्टर नंबर वन मल्टीपल होता है वेक्टर नंबर टू के साथ, तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी बनती है वो स्केलर बनती है। ऐसे प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जब एक वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है दूसरी वेक्टर क्वांटिटी के साथ, तो आंसर आता है, जो रिजल्टेंट क्वांटिटी बनती है वो वेक्टर क्वांटिटी बनती है। ऐसे प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इन अ स्केलर क्वांटिटी देन इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और वो यील्ड करे या उसका रिजल्ट आए स्केलर क्वांटिटी, तो ऐसे प्रोडक्ट को नाम देंगे स्केलर प्रोडक्ट का। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट्स इन अ वेक्टर क्वांटिटी, कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन यील्ड करता है, प्रोड्यूस करता है या रिजल्ट में हमें वेक्टर क्वांटिटी देता है, देन इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये सबसे पहले डेफिनेशन स्केलर प्रोडक्ट की और वेक्टर प्रोडक्ट की आपने यहाँ से करी। उसके बाद पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा, डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। कुछ भी हो सकता है, स्केलर या डॉट का वर्ड यूज करेगा। इसके साथ आपने लिख लेना है एक और नाम, इनर प्रोडक्ट का। इसके लिए एक और नाम भी आपने लिख लेना है, वो है इनर प्रोडक्ट। अब ये जो इसकी डेफिनेशन है ना, ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन दी हुई है। तो यहाँ पे आप बुक के ऊपर ही हेडिंग दे देंगे, मैथमेटिकल डेफिनेशन। मैथमेटिकली जब हम डिफाइन करते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, तो मैं कहता हूँ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। अब बेटा गौर कीजिएगा, यहाँ पे ए और बी को बोल्ड किया हुआ है, लेकिन जब हमने लिखना है तो हम इसको बोल्ड नहीं कर सकते। तो मैं ए के ऊपर भी एरो लगाऊंगा और बी के ऊपर भी क्या लगाऊंगा, एरो लगा दूंगा, क्योंकि लिखते हुए इसको बोल्ड करना टाइम कंज्यूमिंग है। तो हमने सीखा था कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको बोल्ड फेस करेक्टर यूज कर लें, उसके ऊपर एरो यूज कर लें। तो बुक बोल्ड फेस करेक्टर यूज करती है, हम इनके ऊपर एरोस लगा दें। इज रिटन एज ए डॉट बी। इसको हम कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी, और ए के ऊपर भी एरो आएगा और बी के ऊपर भी क्या आएगा, एरो आएगा। एंड इज डिफाइंड एज, और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा। आप गौर कीजिएगा, जब हम इस चीज को लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ए डॉट बी, ए के ऊपर भी एरो बी के ऊपर भी एरो, इक्वल्स ए बी कॉज ऑफ थीटा, वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी। अब देखें, ए और बी को उसने लाइट फेस करेक्टर लिखा है। क्यों लिखा, क्योंकि ये सिर्फ इनकी मैग्नीट्यूड्स को रिप्रेजेंट करता है। ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी, ए और बी को बोल्ड किया तो हम इनके ऊपर एरोज लगाएंगे जब, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो बेटा ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन आ गई। उसके बाद आपकी हेडिंग आएगी फिजिकल इंटरप्रिटेशन। अच्छा, यहाँ पे चाहे तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन की डेफिनेशन दे दो, हेडिंग दे दो, या दूसरी हेडिंग आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन की। दूसरी हेडिंग क्या आएगी यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग आ सकती है। कैसे, वो कहते हैं अगर आप दो वेक्टर्स को फिजिकली इंटरप्रिटेशन देना चाहते हो डॉट प्रोडक्ट की, तो पहला काम ये करना है कि आपने उन दोनों वेक्टर्स को कॉमन ओरिजिन पे लेके आना है। अब इस कॉमन ओरिजिन के वर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने ज्वाइन करना है उन वेक्टर्स की टेल्स को। अब कल के लेक्चर में आपको मैंने बताया था वेक्टर्स की टेल्स को क्यों ज्वाइन किया जाता है, क्योंकि जब मैं वेक्टर्स की टेल्स को ज्वाइन करता हूँ तो टेल्स को ज्वाइन करने से मुझे उन वेक्टर्स के दरमियान एंगल का पता चलता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, कॉमन ओरिजिन पे लाने का मतलब ये है कि हम उनकी टेल्स को क्या कर रहे हैं,
ज्वाइन कर रहे हैं, और जब मैं टेल्स को ज्वाइन करता हूँ तो टेल्स को ज्वाइन करने से मुझे उनके दरमियान वेक्टर मिलता है। अब जरा गौर कीजिएगा इस फिगर पे, एक है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है बी। इस पॉइंट पे इन दोनों की टेल्स कोइंसाइड कर रही हैं, मतलब वो कॉमन ओरिजिन के ऊपर आ रही हैं, और इनकी टेल्स के दरमियान जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स। वेक्टर्स। देन वो कहता है इस ए डॉट बी को आप डिफाइन कैसे करते हो। वो कहता है जब आप इनकी टेल्स को ज्वाइन करते हो, इनके दरमियान एंगल थीटा बनता है, तो इनकी इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है, इसको डिफाइन करने का तरीकाकार क्या होता है। वो कहते हैं इनको डिफाइन करने का तरीका ये है कि जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो उसका फार्मूला क्या बनता है। इसका फार्मूला ये बनता है कि ए डॉट बी इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब इनमें से किसी एक वेक्टर का आपने क्या ले लेना है? मैग्नीट्यूड ले लेना। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये डेफिनेशन है अब, इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। डेफिनेशन क्या आई हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। अब इस चीज को जरा मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको लेके जाता हूँ और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हम इसको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज बेटा, उसी केस के ऊपर आते हैं। उसने कहा था आपने दो वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। ये पहला वेक्टर, लेट्स सपोज दिस इज वेक्टर ए, और साथ में उसने कहा दूसरा वेक्टर ड्रॉ करो इस तरह से कि दोनों कॉमन रीजन पे हो, मतलब दोनों की टेल्स। तो ये मैं वेक्टर बी ड्रॉ करने जा रहा हूँ। दिस इज माई वेक्टर बी। ये कॉमन ओरिजिन पे पड़े हुए हैं। इनके दरमियान जो एंगल है वो एंगल कितना है? थीटा। तो वो कहता क्या है? वो कहता है ए डॉट बी अगर आपने फाइंड करना है, इसका फार्मूला ये होता है कि जो वेक्टर पहले गिवन होगा आप उसका मैग्नीट्यूड ले लो। तो मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू जो दूसरा वेक्टर होगा उसका पहले वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन लेना है। तो दूसरा आप लिखते हो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। अच्छा, इस लाइन को लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। पहला तरीका तो हमारी बुक जो कहती है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इसको आप ये भी लिख सकते हो प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। आप इसको ये भी लिख सकते हो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, या फिर लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। बेटा ये मैंने तीन तरीके बता दिए इसको लिखने के, तीनों का मतलब सेम है कि आप क्या करने जा रहे हो। आप वेक्टर बी का प्रोजेक्शन लेने जा रहे हो ए के ऊपर। मतलब क्या है? बी का ए के ऊपर बनने वाला साया। मैं इसको आसान अल्फाज में कह रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? बी का ए पर बनने वाला साया, ये क्या कहलाता है? ये उसका प्रोजेक्शन कहलाता है बी का। क्लियर हो गया? मतलब अब सपोज करें इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। बेटा मेरे पास एक टॉर्च पड़ी हुई है और मैं उस टॉर्च को यहां से फेंकता हूँ। ये लाइट आई, ठीक है। जब ये टॉर्च इसके ऊपर पड़ेगी तो मुझे ए के ऊपर इसका साया मिलेगा या नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। वो कितना मिलेगा? मैंने आपको उसका शॉर्टकट मेथड बताया था
कि प्रोजेक्शन निकालने का तरीका ये होता है कि उस वेक्टर के हेड से आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जब वो दूसरे वेक्टर के ऊपर जाए तो उसके साथ 90 का एंगल बनाए, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ परपेंडिकुलर। जब ये वेक्टर ए के ऊपर आई तो वेक्टर ए के साथ 90 बना रही है, तो इसको बोलते हैं मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की, एक्चुअली प्रोजेक्शन ड्रॉ की। अब ये बी का ए के ऊपर साया जो बनेगा उसकी लेंथ इतनी होगी, यहां से लेके यहां तक। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट एम, ये पॉइंट था ओ। ये जो ओ एम है ये बी का साया है। अब इस साये को कैसे फाइंड करना है, मुझे पता है थीटा के सामने वाला कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि ये जो कंपोनेंट बनेगा ना, ये बी का कंपोनेंट कौन सा बनेगा, साइन थीटा। ये क्या बनेगा, बी साइन थीटा। तो ये क्या रह जाएगा, बी कॉस थीटा। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पे वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो लगा सकते हैं। कैसे भला, आप देखिएगा, आप साइन थीटा भी अप्लाई कर सकते हो और कॉस थीटा भी। इसी फिगर पे साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। जब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास कौन सा कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है ना बी का। तो मैं लिखूंगा ये बी वाई है ओवर बी। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो बी वाई किस चीज के इक्वल आ जाएगा, बी साइन थीटा के इक्वल आ गया। दैट इज वाई मैंने इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख दी, बी साइन थीटा। और जब ये निकालोगे तो ये बनेगा बी एक्स ओवर बी। तो बी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी कॉज ऑफ थीटा। देखें इसको मैंने बी कॉज थीटा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे लिए ये कंपोनेंट फाइंड करना जरूरी था। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आते हैं। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं कॉस थीटा की बात है, तो बेटा हमारी डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट की क्या कहती है कि आपने गिवन वेक्टर में से पहले की मैग्नीट्यूड लेनी है और फिर दूसरे वेक्टर का पहले के ऊपर प्रोजेक्शन लेना है। जब मैं प्रोजेक्शन लेता हूं तो आप उसका प्रोजेक्शन ये वाला तो नहीं है, बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर, बल्कि कौन सा है, वो ये वाली लेंथ बनती है। इस वजह से जब मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को फर्दर लिखूंगा तो मैं ए डॉट बी को क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए, ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय हम, अब मैंने प्रोजेक्शन लेना है तो वो प्रोजेक्शन कौन सा कंपोनेंट बन रहा है, ये बन रहा है, ये साया बन रहा है। टॉर्च फेंकने से जो मुझे नजर आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, बी कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब जरा बुक के ऊपर आइएगा, बुक भी इसी चीज को ऐसे ही एक्सप्लेन करती है। बुक क्या कहती है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इन टू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इस बी का ए के ऊपर बनने वाला साया, तो बुक डायरेक्ट उसको बी कॉस थीटा लिख रही है, लेकिन मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी समझा दिया कि ये बी कॉस थीटा कैसे बनता है और ये वाला क्या बनता है, बी साइन थीटा। बी साइन थीटा क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि आपने क्या लेना है, प्रोजेक्शन लेना है। अगले स्टेप पे बुक इसको क्या लिखती है, यही लिखती है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अब मैंने ये भी आपको बताया था, लेंथ ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी, तो ए इंटू बी कॉस थीटा। आंसर आ गया ए बी कॉस ऑफ थीटा। अगले स्टेप में कहता है इफ वी हैव टू फाइंड बी डॉट ए। अब ये देखिएगा जरा, अगर बी डॉट ए फाइंड करना है तो वो हम कैसे करेंगे, इसी फिगर को रीड्रॉ करते हैं। दिस इज वेक्टर ए और ये था वेक्टर बी और इनके दरमियान एंगल था थीटा। अब गिवन इज दैट आपने फाइंड ए डॉट बी नहीं करना, बल्कि क्या करना है, बी डॉट ए। तो पहला वेक्टर क्या है, बी है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आएगा, आप मैग्नीट्यूड लेंगे ऑफ वेक्टर बी इनटू, दूसरी चीज क्या लेनी है, दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है। अब लेंगे हम प्रोजेक्शन ऑफ ए, किसके ऊपर, ऑन बी। अब मैंने ए का साया देखना है जो किसके ऊपर बनता है, बी के ऊपर, तो यहां से टॉर्च फेंकनी पड़ेगी। इस चीज का मतलब मैं यहां से कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो बी के साथ 90 का एंगल बना रही हो। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, जरा यहाँ से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं
कि जब वो बी के साथ इंटरसेक्ट करे तो 90 का एंगल बना। इस चीज का मतलब ये लेंथ बनी यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि ए का साया है बी की डायरेक्शन में। अब मुझे पता है थीटा के सामने वाला कंपोनेंट ये तो बनना चाहिए क्या, ए का साइन कंपोनेंट। कौन से वाला, तो फिर ये क्या होगा, ए का कॉस कंपोनेंट। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से भी फाइंड कर सकते हो। इसका आंसर क्या आएगा, बी का मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है बी ही रहेगा, और ए का प्रोजेक्शन ऑन बी बन जाएगा ए कॉस थीटा। तो आंसर आ गया बी ए कॉस ऑफ थीटा। मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, ए बी कॉस थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड्स हैं, इनका ऑर्डर चेंज किया जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी डॉट ए बी क्या आ गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ यही वाली है, इसमें दो चीजें सीखी हमने। पहली चीज ये सीखी, हमने सीखा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अगर ये पूछता है तो इसका आंसर आ जाता है बी कॉस थीटा। और अगर आ जाए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए कॉस थीटा। तो प्रोजेक्शन निकालने का तरीका क्या आ गया, बड़ा शॉर्टकट मेथड आ गया। गिवन वेक्टर की मैग्नीट्यूड को कॉस थीटा के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, प्रोजेक्शन मिल जाता है। अगर ए ऑन बी फाइंड करना है तो इस पहले वेक्टर को की मैग्नीट्यूड को आप क्या करोगे, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे। अदरवाइज कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए आपने इस तरह से निकालना है। अब इन दोनों रिजल्ट से मुझे क्या पता चला, मुझे तो ये पता चला कि जब मैं ए डॉट बी फाइंड कर रहा हूँ और उसके बाद मैं फाइंड कर रहा हूँ बी डॉट ए, इन दोनों का आंसर तो एग्जैक्टली सेम आ रहा है, विच इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। तो मैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को कह सकता हूं कि ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है या फॉलो करता है। क्लियर है। बुक पे आए आप जरा, क्योंकि ये साथ साथ मुझे बुक का रेफरेंस देना जरूरी है। ये देख लें, ये दूसरी फिगर भी बुक में बनी हुई है, मैंने भी आपको बता दी है। बस बुक में ऐड क्या करोगे, इस कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ पे लिखोगे ए साइन थीटा। क्या लिखोगे, ए साइन थीटा। इसके ऊपर आप ऐसे एरो लगाओगे और यहां तक एरो लगाओगे। ठीक है, ये जो ए कॉस थीटा है ना, वो सिर्फ यहां से लेके यहां तक है, और ये वाली वैल्यू ए साइन थीटा की, ये लाजमी आपने लिखना है ऐसे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे हेडिंग आएगी एग्जाम्पल की। हेडिंग्स क्या आएंगी, एग्जाम्पल्स। पहली एग्जाम्पल आपको दे रहा है वो वर्क डन को लेकर। अब वो किस तरह से दे रहा है, कह रहा है एक्सपोज करें एक फोर्स एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा पे अमल कर रही है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ये ऑब्जेक्ट कुछ देर के बाद अपनी इस पोजीशन से मूव करके यहाँ पे आ जाता है एक नई पोजीशन के ऊपर, और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो हमने वर्क डन निकाला। अब वर्क डन निकालने का तरीका यही डॉट प्रोडक्ट होता है। पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले लें, दूसरे का क्या ले लें, प्रोजेक्शन ले लें, या इसको रिवर्स भी कर सकते हो। पहले वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे पे ले लें और दूसरे की क्या ले लें, मैग्नीट्यूड। रीजन, क्योंकि ए डॉट बी लें या बी डॉट ए लें, आंसर हमेशा क्या आता है, सेम आता है। तो उसने क्या किया, उसने वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखा, आप इसको ऐसे लिखोगे। वो कहता है इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस चीज का मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डी। क्या लिखेंगे इस चीज का, दूसरी नाम बुक के ऊपर ही नोट करें आप। इसको आप लिख सकते हो प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। इसका मतलब ये है इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पीछे ये वैल्यू बताई थी कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए भी इसको कह सकते थे।
क्या कह सकते थे, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ बी, क्योंकि जो कंपोनेंट होता है, डेफिनेशन में आपको पहले बता चुका हूँ जब हमने कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर का टॉपिक पढ़ा था, कि कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर का मतलब होता है इफेक्टिव वैल्यू। एक वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू कितनी है, तो दैट इज उसने लिखा इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो रही है, तो ऑन दी हमने कह दिया, इसकी जगह ये लिख लेंगे। उसके बाद उसने लिखा डिस्टेंस मूव्ड। इस डिस्टेंस मूव का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ डी। इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डी। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। बाकी आपको पता है, प्रोजेक्शन बनेगी फोर्स की ऑन डी लेनी है, तो वो एफ कॉस थीटा बन जाएगी, और उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का डी होता है, तो आंसर आ गया एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ से हमने लिख दिया एफ डॉट डी इक्वल एफ डी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू वर्क डन। इस चीज का मतलब वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ये लाइन लाजमी ऐड करनी है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। मैं आपको एक चीज एडिशनल अब करवाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल में आप ऐड करेंगे, पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। आप लिखेंगे P इक्वल्स एफ डॉट वी विच इज इक्वल टू एफ वी कॉज ऑफ थीटा। ये डायरेक्ट लिखना आपने, ठीक है। अच्छा, जिस तरह आपने वर्क को लिखा था, क्या W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, इसका आंसर आया था एफ डी कॉज ऑफ। अब कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि इसके ऊपर भी एरो लगा देते हैं और इधर भी एरो लगा देते हैं, तो बेटा ये गलती आपने नहीं करनी। जो रिजल्टेंट है ये स्केलर ही है, एफ डॉट डी, ये दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो गए, तो आंसर क्या आया, तभी तो इसको स्केलर प्रोडक्ट कह रहे हैं। एफ और वी मल्टीप्लाई हो गए तो आंसर स्केलर है, और स्केलर के ऊपर एरो नहीं लगाते। तो ये गलती नहीं करनी कि आप रिजल्टेंट वेक्टर के ऊपर एरो लगा दें, तो रिजल्टेंट क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा दें। पावर के ऊपर भी नहीं लगाना एरो, और वर्क के ऊपर भी एरो नहीं लगाना। लेकिन यहाँ पे दरम्यान में डॉट मौजूद है, दो वेक्टर्स के दरम्यान, यहाँ पे आपने क्या करने हैं, फोर्स और वेलोसिटी या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर लाजमी तौर पे एरोज लगाने हैं। और फिर इस तरफ चूंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड्स हैं इस तरफ, दैट इज वाई इस तरफ भी एफ वी या एफ डी के ऊपर एरोज नहीं आएंगे। आपके पेपर में जो इस क्वेश्चन में मार्क्स डिडक्शन होती है ना, इन्हीं एरोज की वजह से होती है। तो आपने डिस्टिंग्विश रखना है कहाँ पे वेक्टर्स लिखे हुए हैं और कहाँ पे उनकी मैग्नीट्यूड्स लिखी हुई हैं। मैग्नीट्यूड्स के ऊपर किसी किस्म का एरो नहीं आना, और जहाँ पे वेक्टर्स लिखे हुए होंगे उनके ऊपर एरो आप लाजमी लगाओगे। यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। बेटा कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक। आपका जो टॉपिक है आप बेटा इसको यहाँ तक रेडी करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है करेक्टरिस्टिक्स। इंशाल्लाह इसको फिर हम कल डिस्कस करते हैं।